नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आपको बताया कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट एग्ज़ाम 2025 जो कि दिसंबर में आपका होगा। और यहीं पे फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे, देखो सीडीपी, ओके, सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्जाम्स के लिए बेस्ट यहाँ पे सेशन है और बेस्ट यहाँ पे थ्योरी कराऊंगी और आपको निगेटिव देन पॉजिटिव टेकवर्ड्स के माध्यम से सारी चीज़ें मैं कंप्लीटली कराऊंगी। यानी कि इतना बेसिक लेवल होगा। और अगर बात करें बहुत सिंपली लैंग्वेज के बेसिस से मैं आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करूंगी। देन यहाँ पर 4 ऑप्शंस होते हैं इसमें, और 4 ऑप्शंस को अच्छे से हम बढ़िया तरीके से बहुत अच्छे से हम फाइनली यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो आई होप क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर 7505890761 पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी। अदरवाइज़ आप खुद भी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं क्योंकि सारी PDF आपको यहीं पर मिलेगी। ओके, और हाँ, वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे, कंसेप्ट नहीं समझेंगे, तब तक आप अगर ऐसे ही कि बस ये टिक राइट है, ये वाला टिक राइट है इस क्वेश्चंस का, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है ना? ओके, सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। और ये पार्ट यहाँ पे 5 है। जी हाँ, इससे पहले मैंने 4 पार्ट्स कंप्लीट करा दिए। ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे पार्ट्स हैं। सभी पार्ट्स आप कंटिन्यू देखना। और स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने जस्ट आ चुका है। और स्क्रीन पर जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस रहेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आप सबके लिए, है ना। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगामक कौशल का एग्जाम्पल है। अगर हम यहाँ पे स्किल्स की बात करते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे मोटर स्किल्स की बात करते हैं, गामक कौशल, यहाँ पर स्थूलगामक कौशल यानी कि यहाँ पर बात करें ग्रॉस मोटर स्किल, ये आपकी जो मोटर स्किल्स होती है 2 होती है। यानी कि जो गामक कौशल होते हैं 2 होते हैं। एक होता है क्या, स्थूल कौशल, एक क्या होता है स्थूल कौशल होता है, और एक क्या होता है सूक्ष्म, दूसरा क्या होता है सूक्ष्म यहाँ पे आपका कौशल होता है। ठीक है, बहुत अच्छे समझाऊंगी। पहले तो हम स्थूल को समझ लेते हैं, फिर हम भैया सूक्ष्म को समझेंगे। स्थूल में बस एक ही वर्ड याद रखना है, क्या, बड़ा, क्या बड़ा। और सूक्ष्म में बस एक ही वर्ड याद रखना है, क्या है यहाँ पे, छोटा, सॉरी टा आएगा। एक क्या होता है स्थूल होता है और एक क्या होता है भैया सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो स्थूल की बात करते हैं यहाँ पर हम। स्थूल का मतलब क्या होता है, बड़ा। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा। बस ये 2 ही वर्ड्स याद रखने हैं। अब ये बड़ा और ये छोटा, ये है क्या भला, बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगी, आप बिल्कुल भी परेशान न हो। पूछा है कौन सा स्थूलगामक कौशल का एग्जाम्पल है। चित्र बनाना है, सुई पकड़ना है, तेज चलना, फिर धागे में मोती पिरोना। देखो, स्थूल जो गामक कौशल होता है, इसका मतलब होता है कि जब हम अपने बॉडी से, अपने शरीर से, ओके, जब हम अपनी बॉडी से कोई बड़ा कार्य करेंगे, यानी जिसमें हमारी पूरी बॉडी के अंग कार्य करें, एक्टिव रहे, तो वो यहाँ पर किसके अंतर्गत आएगा, वो स्थूल गामक कौशल के अंतर्गत आएगा। और जो यहाँ पे सूक्ष्म गामक कौशल है, तो सूक्ष्म गामक कौशल की अगर बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा छोटा, इसका मतलब है जब हम अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी पार्ट्स से सभी अंगों से कार्य न करते हुए ओनली मात्र 1 या 2 ही अंग से कार्य करें, तो वो क्या होता है, सूक्ष्म यहाँ पे गामक कौशल का एग्जाम्पल होगा। ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा दौड़ना, अब भैया हम दौड़ रहे हैं, तो अब हम दौड़ते हैं, ओके, आपको पता है ये वाला हैंड भी मेरा हिल रहा है, ये भी एक्टिव है, दोनों मेरे पैर भी एक्टिव है, पेट भी हिलेगा, पीठ भी हिलेगी, गर्दन भी हिलेगा, सर भी हिलेंगे, बाल भी हिलेंगे, मैं सब फुल यहाँ पे ऑल बॉडी पार्ट्स मेरे हिलेंगे जब मैं दौड़ूंगी। तो दौड़ना भी क्या हुआ, एक स्थूलगामक कौशल का हुआ एग्जाम्पल। अब मैं कहूँ तैरना, अब हम पानी में तैरेंगे, तो पानी में तैरेंगे इस तरह से, हम पानी में तैरते हैं तो दोनों हाथों को ऐसे ऐसे यूं ब्रेक करते हैं, देन पीछे पैरों को भी हम ऐसे ऐसे यूं छपकते सीखते इस तरह से करते हैं, और पीठ के बल आगे की ओर से रखते हैं, ओके, पानी पे को। तो ये भी क्या है आपका तैरना भी किसके अंतर्गत आएगा, स्थूलगामक कौशल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पर जैसे बात करें तेज चलना, अगर आप बहुत तेज चल रहे हैं फास्ट यहाँ पे, तो वो भी इसके अंदर, यानी कि
और हाँ, अगर डांस की बात करें, डांस यहाँ पे जो है डांस वांस करना, तो आप डांस करेंगे तो पूरी बॉडी वर्क करती है भैया। डांस करते वक्त तो बॉडी इतनी बेस्ट तरीके से वर्क करेगी तो क्या ही कहे, ठीक है ना। तो ये भी किस में आएगा, आपका स्थूलगामक कौशल के अंतर्गत आएगा। अब सूक्ष्म स्थूल के अंतर्गत आएगा। अब सूक्ष्मगामक कौशल की बात करें तो चित्र बनाना, यानी कि जैसे मैंने कहा कि शरीर का 1-2 ही पार्ट्स कार्य करेगा, तो मैंने कहा चित्र बनाना। अब मैं बैठी हूँ आराम से बढ़िया, ठीक है, या फिर खड़ी होके, और तो बॉडी पार्ट्स मेरे कुछ भी यहाँ पे हिल नहीं रहे, तो बस मैं आराम से यहाँ पे खड़ी होके मानो मैं इंडिया का चित्र यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं इंडिया का चित्र यहाँ पे जो है ड्रॉ कर रही हूँ, इस तरह मैंने ड्रॉ कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। ओनली यहाँ पे क्या चीज़ एक्टिव है, मेरी एक फिंगर, ये हैंड और ये फिंगर, बस ये ही ओनली, ठीक है। हाँ, सुई पकड़ना, तो सुई पकड़ना भी एक क्या होगा, सूक्ष्म गामक कौशल के अंतर्गत, क्योंकि ये भी छोटा कार्य है। सुई सिर्फ और सिर्फ एक हाथ से कार्य किया जा रहा है। धागे में मोती पिरोना, तो बैठ के आराम से बढ़िया से 4 पाए पे और धागे में मोती पिरो रहे हैं, ओके। तो ये भी एक क्या है, छोटा यहाँ पे कार्य है। तो किसके अंतर्गत आएगा, सूक्ष्म गामक कौशल के। इसका सही आंसर क्या होगा, तेज चलना, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो नेक्स्ट है, देखो बेहतरीन, 1 मिनट रुके थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस हमारा। चलिए अभी यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। विकास का जो अधोगामी यहाँ पे सिद्धांत है वो क्या बताता है कि विकास किस ओर से किस ओर बढ़ता है। जटिल से सरल, सिर से पैर, केंद्र से बाह्य, सामान्य से विशिष्ट। विकास, डेवलपमेंट, विकास की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि विकास जो कि जब आप माँ के गर्भ में फर्स्ट टाइम ठहरते हैं तभी से आपका डेवलप स्टार्ट हो जाता है, और गर्भधारण से लेकर आपका मृत्यु तक, जी हाँ, जब तक आपकी आखिरी सांसें चलेंगी तब तक आपका डेवलप यहाँ पे होगा, विकास आपका वही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना। और विकास की बात करते हैं, विकास सभी जो है यहाँ पे सभी जो अवस्थाएं होती है इनमें डिफरेंट होता है। जैसे शेषावस्था है यहाँ पे चाइल्डहुड वाला, शेषावस्था में बहुत फास्ट होता है ग्रो, ओके, और फिर बाल्यावस्था में थोड़ा कम होता है, किशोरावस्था में बहुत फास्ट होता है, इस तरह से, ओके। अभी यहाँ पे देखो जो अधोगामी है इसका मतलब क्या है। अधोगामी का मतलब क्या है कि मानो यहाँ पे बच्चा है और बच्चे का जन्म हो गया, तो पहले बच्चा क्या करेगा, जैसा ही बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोता है और फिर बाद में क्या करता है, हल्का फुल्का, वैसे तो इस पर कुछ भी नहीं होता, बहुत कम ही एक्टिविटीज़ करता है जो है बालक, रोता तो है, ये तो है ही, ओके, एक नेचुरल है। लेकिन यहाँ पे पहले वो छोटे छोटे कार्य करना स्टार्ट करेगा, यानी कि पहले अपने सिर पे कंट्रोल करेगा, फिर फेस पर, फिर गर्दन पर कंट्रोल करेगा, फिर बाद में अपनी बाजू पर कंट्रोल करेगा, बाद में पीठ बल, और फिर बाद में यहाँ पे अपने पैरों से वो चलना सीखेगा। तो यही है क्या, हमारा यहाँ पे अधोगामी सिद्धांत, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं कि भैया विकास यहाँ पे यानी कि हमारा सिर से पैर की ओर होता है। और ये बहुत ही बेहतरीन फैक्ट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यहाँ पे क्या ही कहूँ मैं आपको, बहुत ही गजब का फैक्ट्स है। तो विकास कैसे होता है, सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है, कि सबसे पहले सिर का डेवलप होगा, धीरे धीरे सिर के बाद भी जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इनका सबका यहाँ पे हमारा क्या होगा, डेवलप होगा, फिर देन बाद में हमारे पैरों का डेवलप होगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक कण का द्वितीय कारक है। देखो सामाजिक कण का द्वितीय कारक यानी कि एक बालक है, एक बच्चा है, और अगर हम बच्चे की बात करें, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद में बालक का सामाजिक जो प्राथमिक यहाँ पे कारण होगा वो होगा उसका परिवार, या तो होगा उसका परिवार यहाँ पे, या फिर होगी उसकी माँ यहाँ पे, जी हाँ, परिवार भी, माँ भी, और माता पिता दोनों आएंगे, ओके। और यहाँ पे भाई बहन भी आएंगे, जी हाँ, अगर कोई छोटा बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आएंगे सामाजिक कण के प्राथमिक कारक के अंतर्गत। किस कारक के, प्राथमिक कारक के अंतर्गत। अब देखो हमसे पूछा है सेकंड कारक, विद्यालय है, किताबें, मीडिया और माता पिता। नीचे ऑप्शन से हमें चूज़ करना है कौन सा राइट है और कौन सा राइट नहीं है हमारा।
तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली हम बात करते हैं, जैसा मैंने कहा कि जैसे ही बालक का जन्म होता है, तो मैंने आपको बार बार कहती हूँ कि बताइए आप खुद ही मुझे कि जब बालक का जन्म होता है, बालक के छोटे से नन्हे से प्यारे से बालक के बहुत सारे कार्य होते हैं भैया, ठीक है, ये कार्य कराओ, ये करो, वो करो, ओके। तो कौन हैंडल करेगा भैया? उनके पेरेंट्स तो हैंडल करेंगे। अब आप उन्हें स्कूल में थोड़ा ही छोड़ आओगे, क्या विद्यालय के पास भेज दोगे, क्या किताबों के पास छोड़ दोगे, या फिर समाज मीडिया के पास छोड़ दोगे? नहीं ना, ओके। तो ये हमारा इसलिए प्राथमिक है। अब सेकंड हमारा क्या है? प्राथमिक वो होता है जब बच्चा घर के अंदर चीज़ें सीखता है, और द्वितीय सामाजिकरण का द्वितीय सेकंड वो होता है जब बच्चा घर के बाहर सीखता है, यानी कि विद्यालय में बच्चा पढ़ना लिखना सीखता है और किताबों से किस तरह की नॉलेज लेनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे, और मीडिया से समाज के बारे में सीखता है। इसलिए फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ये तीनों चीज़ें बच्चा घर के बाहर जाके सीखता है। इसलिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी कि ऑप्शन जो डी है यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चंस आपका स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अकॉर्डिंग बात करें, किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच डेवलप हो जाती है। निगमनात्मक सोच कब डेवलप होती है? तो भैया जीन प्याजे यहाँ पे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, और जीन प्याजे क्या कहते हैं कि बच्चा खोजबीन के माध्यम से स्वयं एक्टिविटीज़ करके खुद यहाँ पे सीखता है, ओके। और यहीं पे जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है, जो कि 4 अवस्थाएं किस तरह सिक्वेंस वाइज है। यहाँ पे जो है सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल है, ठीक है ना। तो समिति कामक अवस्था यहाँ पर 0 से 2 साल की होती है, और ये 2 से 7 साल की अब होती है, ये 7 से 11 साल की अब होती है, और ये 11 से 18 साल की अब होती है। अब जीन प्याजे कह रहे हैं कि बच्चे में निगमनात्मक सोच, देखो 0 से 2 साल तक का बच्चा तो भैया क्या करेगा? जैसे खिलौनों से खेलना, या फिर जो है खिलौनों से खेलना, है ना, थोड़ा हल्का फुल्का बोलना, चलना, थोड़ा थोड़ा इस तरह की एक्टिविटीज़ करेगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा यहाँ पर बात करें तर्क तो सीमित होगा, तर्क भी तक नहीं कर पाएगा, अभी जीववादी सोच होगी। और अगर आप इनके इस वाले स्टेज में अगर आप बच्चे से खिलौना लेते हैं या फिर टूट जाता है तो बड़ा ही रोता है, ओके। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तर्क वितर्क करने की ओर, आगे की ओर बढ़ता है, ओके। लेकिन यहाँ पे निगमनात्मक सोच आपकी औपचारिक संक्रियात्मक के अंतर्गत आ जाएगी, जिसमें बच्चा परिपक्व हो चुका है, सारी चीज़ें यहाँ पे उसे पता चल गई है। जैसे हम छोटे बालक को रटवाते थे पहले कि भैया आपको 1 से 100 तक की गिनती याद करनी है, काउंटिंग याद करनी है आपको, तो बालक को क्या पता है कि बस गिनती 1 से 100 तक की होती है, आगे नहीं होती। लेकिन यहाँ पे इस स्टेज में भैया इसको ये पता चल गया, नहीं, गिनती यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 से 100 तक की नहीं होती, बल्कि आगे तक भी होती है। जी हाँ, ओके। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा? होगा। नेक्स्ट है, जीन प्याजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे इंपॉर्टेंट दिया है? सीखने के लिए तत्परता, नकारात्मक पुनर्बलन, प्रतियोगी भावना, कार्यात्मक स्थिरता। तो सीटेट का निगेटिव टैग वर्ड्स है। स्थिरता यानी एक ही चीज़ पर फोकस क्रिएट करना, मानो हमारे सामने कोई समस्या भी है यहाँ पे, लेकिन हम फिर भी एक ही बेसिस से सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो सोचने का नज़रिया है फिक्स्डनेस है, पहले से ही हमने फंक्शनल बनाए हुए हैं कि ओनली फिक्स है, ओनली एक ही चीज़ पर फोकस क्रिएट, ठीक है ना, तो रॉन्ग है। प्रतियोगी भावना की बात नहीं करते हैं यहाँ पे हमारे जो जीन प्याजे जी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भैया कभी भी नकारात्मक पुनर्बलन की बात नहीं करेंगे, ये बात करते हैं किसकी? यहाँ पे जो है रेडीनेस टू लर्न, सीखने के लिए क्या होना चाहिए? तत्परता होनी चाहिए। जी हाँ, तो जीन प्याजे क्या कहते हैं कि भैया आप खुद ही देखो, जब तक बच्चा सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा तो आप उसे कुछ भी नहीं सिखा सकते, भले आप जंतर मंतर तंत्र कुछ भी करके आए हो। जब तक बालक खुद पढ़ने के लिए यहाँ पर जो है मोटिवेट नहीं होगा, खुद पढ़ने के लिए जब तक बच्चा एक्टिव नहीं होगा, खुद पढ़ने के लिए जब तक बच्चा आगे की ओर नहीं भागेगा, खुद पढ़ने के लिए जब तक खुद रुचि नहीं लेगा, तो आप उसे नहीं पढ़ा सकते। जब तक वो खुद सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा, तब तक हम उसे कुछ भी नहीं कार्य करा सकते। तो यही है एक पॉइंट्स कि सबसे मेन जो पॉइंट्स होता है बच्चे को एक्टिव रखने का, वो है कि बच्चा खुद तत्पर रह कर सीखे, तो बेस्ट यहाँ पे उसका फ्यूचर क्रिएट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, बेहतरीन है, मस्ती। यहाँ पे स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन है, गजब, ओके। अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है
और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों न हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है। अगर हम यहाँ पे कोहलबर्ग साहब की बात करते हैं तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग है कौन सा सिद्धांत देते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत यहाँ पर देते हैं। और यहाँ पर ये 3 चरण बताते हैं, 3 चरण में इनके 6 उपचरण हैं। ओके, जैसे परंपरागत, पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत 3 हैं। तो अमरजीत नियमों को स्थिर मानते हैं और इस बात पर यहाँ पे बल देती है कि नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये किस ओर दर्शाएगा यहाँ पे, क्या दंड, यंत्रीय, अच्छा लड़की लड़का, नहीं, हाँ कानून और व्यवस्था, जी हाँ बिल्कुल। देखो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, क्वेश्चन में ही कह रहे हैं नियमों का अनुसरण। तो मानो जिसे सोसाइटी ने नियम बनाए हुए हैं, ओके, कि भैया सोसाइटी ने किस तरह के नियम बनाए हुए हैं कि अगर हम बात करें कि भैया अगर कोई चोरी करेगा तो उसे सज़ा होगी, ये होगा। और अगर कोई, यहाँ पर हम बात करते हैं, 1 मिनट, लगता है थोड़ा अटक रहा है, ठीक है ना, ऐसा फील हुआ जैसे कि वीडियो रुक रुक से चल रहा हो रहा है। चलिए, ओके, देखा है मैंने, भी सही किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, हाँ अब देखो समाज के क्या नियम है कि अगर आप चोरी करते हैं तो आपको क्या होगी, कानून और व्यवस्था के अंतर्गत सज़ा दी जाएगी, यानी कि आप कानून के दायरे में आएंगे। अगर आप यहाँ पे गलत कार्य करेंगे, किसी की मारपीट करेंगे, तब भी आप गलत जो है यहाँ पे कार्य के अंतर्गत आएंगे। तो यही चीज़ है कि नियमों का पालन करना चाहिए। क्यों, कैसे, किस लिए, तो ये यहाँ पर होगा कि भैया जब समाज ने ये प्रथा बनाई हुई है कि अगर आप गलत कार्य करेंगे, आप चोरी करेंगे, आप वो करेंगे, तो आपको एकदम बढ़िया जेल में डाला जाएगा, ठीक है ना, फिर खाना वहाँ पे डंडे और दाल चाव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा 7 है कि कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए। देखो, कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। रमेश ने देखा कि रमेश यहाँ पे कौन है, टीचर है। रमेश यहाँ पे कौन है, टीचर है। अब रमेश टीचर के यहाँ पे जो स्टूडेंट है, रमेश टीचर ने उन्हें कुछ क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बच्चे नहीं ढूंढ पा रहे हैं, यानी कि उलझन हो रही है, समस्या हो रही है। तो आप क्या करेंगे, उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करने के लिए कह देंगे, या फिर उस पद्धत कार्यों को छोड़कर अगले कार्यों को करने के लिए कहेंगे, या फिर प्रश्न से संबंधित संकेत देंगे, या फिर अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना चाहिए। तो मानो यहाँ पे टीचर हैं और पढ़ा रहे हैं कोई सम्स दिया करने के लिए, लेकिन बच्चों से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो अब आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, आप टीचर होकर। तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि पुस्तक में इसका आंसर दिया हो, जाके इसका सही आंसर करो और चेक करा लो, नो, बिल्कुल नहीं करना। या फिर आप ये कहेंगे इस कार्य को छोड़ दो, चलो मैं कुछ और कार्य दे देता हूँ, आपको वो करना है। या फिर आप कहेंगे कि स्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना चाहिए, और जटिल, अरे भैया वो तो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप कह रहे हैं कि और जटिल बना दो और हार्ड बना दो क्वेश्चंस को, नो वे, ठीक है। सो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। कैसे होगा, प्रश्न से संबंधित संकेत देना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपने दिया है और आपके बच्चों को समस्या हो रही है, तो आपका ये दायित्व है क्वेश्चन का निदान करो और निदान करके उसका उपचार दो, बच्चे की समस्याओं को समझो और हल्का फुल्का संकेत दो कि ऐसे नहीं, इस तरह से जाओ तो आपका हो जाएगा। ओके, तो ये बेस्ट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव-वाइगोत्स्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है। लेव-वाइगोत्स्की जो कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए बहुत ही माने जाते हैं यहाँ पे। तो ये कभी भी ये नहीं कहेंगे समाज को अलग करके बच्चा सीखता है। कंट्रस्टीकरण, रटाफिकेशन, नो, निष्क्रिय, नो। जी हाँ, मैंने कहा है, अगर आँख मीच के देखना, यहाँ पे लगा देना, 100% टाइट होगा। अगर वाइगोत्स्की की बात हो रही है और ऑप्शन में सोसाइटी और कल्चर से रिलेटेड कोई भी बात हो रही है भैया, सामाजिक से और संस्कृति से, तो आप देखना, जी हाँ वही हमारा राइट होगा। बस ऑप्शन हमारा पॉजिटिव टर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट,
प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसके स्थान देती है? तो प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केंद्र में किसे स्थान देती है? विद्यार्थी को, अभिभावक को, अध्यापक को, परीक्षाओं को। और अगर हम आज की टाइम की बात करते हैं तो आज की जो हमारी शिक्षा है वो कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा है। तो यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा में हम सबसे इम्पोर्टेंट स्थान किसे देंगे? विद्यार्थी को। अब देखो हमारी क्लास में 30, 35, 40 इतने सारे बच्चे हैं, 45, ठीक है ना, कितने भी हो सकते हैं। तो हमें उन्हें कैसे हैंडल करना है? सभी बच्चे अपनी अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं को लेकर जो है आए हुए हैं। तो अब हम इस तरह के बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे? तो बिल्कुल हैंडल करेंगे। तो उनके अनुसार हम उन्हें पढ़ाएंगे, उनकी क्षमताओं के अनुसार, कौन बच्चा कितनी क्षमता रखता है यहाँ पे, उसी बेसिस के अनुसार। और यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट्स होगा कि सेंटर में बच्चा रखा जाएगा, उसके इधर गिधर टीचर होंगे, यानी कि टीचर बच्चे को ही देखकर उसकी क्षमता के अनुसार ही शिक्षा यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। ओके जी, आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। ध्यान आज का लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन से। जी हाँ, कैसा क्वेश्चन है भैया? लास्ट क्वेश्चन से। ओके, अहमद जो है उपचारक या परामर्शदाता काउंसिल बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उसकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि का संवर्धन के अवसर देना चाहिए? स्थानीय के, प्राकृतिक, संगीतात्मक, अंतः व्यक्ति। देखो परामर्शदाता और मनोउपचारक किसे कहा जाता है? तो अहमद या फिर काउंसलर। तो अहमद की बात करें, अहमद यहाँ पे एक स्टूडेंट है, तो वो यहाँ पर बनना चाहता है क्या? परामर्शदाता और काउंसलर और परामर्शदाता और मनोउपचारक। इसका मतलब होता है कि हम जब बंदा दूसरों की बिना बोले ही दूसरों की भावनाओं को समझकर ओके उसके बारे में कुछ सुझाव दे या कुछ स्पष्ट करे कि हाँ ये कहना क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, किस चीज़ में से मिस्टेक्स हो रही है। जैसे मानो एक टीचर है, बच्चों को पढ़ाता है, तो टीचर को ये पता है अगर कोई बालक कुछ कार्य कर रहा है कुछ भी, और अगर वो अटक रहा है, उससे नहीं हो रहा है, तो टीचर को ये पता है कि भैया यहाँ पर वो बच्चे के दिमाग को पढ़ लेगा बिना बोले ही कि हाँ ज़रूर बच्चा उलझा हुआ है, ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही इसकी। ओके, तो यही होता है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें बिना बोले हमारी मन की बातें समझ लेते हैं कि हाँ ये मेरे बच्चे क्या कहना चाहते हैं हमें, या फिर ये अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। तो ये आपकी आएगी अंतः व्यक्तिक बुद्धि के अंतर्गत। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि से कहते हैं जब हम दूसरों की भावनाओं को बिना बोले समझ सकते हैं, खुद फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं उसका कि ये बंदा क्या सोच रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। तो उस बंदे को यहाँ पे आप अंतः व्यक्तिक बुद्धि की ओर अग्रसर करेंगे, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारे CDP के 10 क्वेश्चंस थे। आई होप क्वेश्चंस आपको बेस्ट लगे होंगे और सेशन भी बेस्ट लगा होगा। सो अगर कोई डाउट्स है, सो एनी प्रॉब्लम, सो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, ये सर की क्लास है, आप फास्ट यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, बेहतरीन। और लास्ट क्वेरी तो हमारी यहीं रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सेशन अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, बाकी हम पोस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो चलो फिर अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।